यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस अब मेरा नाम है कीर्ति और आज की जो क्लास सेकंड है आपके एनएचएम जीएमसी एग्ज़ाम्स के लिए, तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में चाहे आपका झारखंड के लिए पेपर होने वाला हो, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, एनएचएम के लिए पेपर हो, तो ये क्वेश्चन सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो क्लास को एंड तक ज़रूर ज्वाइन कर रहे हैं। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग कमेंट बॉक्स में चीज़ ज़रूर बताएं कि आपको एमसीक्यू बेस्ड क्लास के साथ साथ कोई थ्योरी बेस्ड क्लास की ज़रूरत तो नहीं है, और आपको जिस भी टॉपिक में थ्योरी बेस्ड की ज़रूरत हो तो आप लोग वो चीज़ भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी डेली जो एक क्लास होती है उसके साथ में आपको एक क्लास है जो आपकी थ्योरी बेस्ड भी कंडक्ट करवाई जाए, जिससे आपके लिए हेल्पफुल है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर ये जो क्लासेस स्टार्ट की गई हैं मेगा क्लास 1 2 3 4 जो इस टाइप से चलेंगी, तो ये क्लासेस आपका जो एनएचएम का सिलेबस है, ईएसआईसी का सिलेबस होगा, जीएमसी का सिलेबस होगा, जीएसएससी हरियाणा झारखंड का सिलेबस होगा, तो उन सभी सिलेबस को है जो इंक्लूड करके टॉपिक वाइज रेडी किए गए हैं। और आज की क्लास में मेनली क्वेश्चन होंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी आते हैं। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपके लिए दिया था, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड विथ वैलिन इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो कौन सा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो ग्लूटामिक एसिड है रिप्लेस किया जाता है वैलिन से। तो ये कौन सा ब्लड डिसऑर्डर है? तो यहाँ पर ऑप्शन में था फैनकोनी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, फिर वॉन विल्ब्रेंड डिसीज। तो यहाँ पर जितने भी नाम दिए हुए हैं एग्जाम में आए हुए टॉपिक हैं, तो यहाँ पर कौन सा है जो आपका राइट आंसर होगा जिसमें ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया जाता है वैलिन से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में? तो वो है यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया। कौन सा है? सिकल। जो ग्लूटामिक एसिड है जनरली ब्लड में होगा, लेकिन इसको किससे रिप्लेस किया जाएगा? वैलिन के साथ। तो किस में होता है? सिकल सेल एनीमिया में। और जो यहाँ पर वॉन विल्ब्रेंड डिसीज एग्जाम में आती है, एक क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है लाइफ लॉन्ग रहने वाला, जिसमें ब्लड क्लॉट है जो प्रॉपरली बन नहीं पाते हों, और जो वॉन विल्ब्रेंड नाम का प्रोटीन है उसके कारण, उसकी कमी के कारण ये होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया, जिसमें ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किया जाता है वैलिन के साथ। नेक्स्ट वन इज, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डिफेक्ट ऑफ द अम्बिलिकल रिंग दैट अलाउज एविसरेशन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट्स इनटू एक्सटर्नल पेरिटोनियल सैक इज टर्म्ड एज। तो एक डिफेक्ट है अम्बिलिकल रिंग का, जिसमें क्या होगा? जो एब्डोमिनल कंटेंट है एक्सटर्नल पेरिटोनियल सैक के यहाँ पर विजिबल होंगे। तो ये क्या है? गैस्ट्रोचियासिस, ऑब्वेलोसिल, अम्बिलिकल हर्निया या फिर पेटेंट यूरेकस। तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन है जिसमें अम्बिलिकल रिंग के यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी कि जो एब्डोमिनल कंटेंट हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है, स्टमक हो सकता है, ये सभी चीज़ें कहाँ होंगी? बाहर एक्सटर्नल पेरिटोनियल सैक में दिखाई देंगी। तो है कौन सा? ओम्फेलोसील। क्या है? ओम्फेलोसील, जो कि एग्जाम में आपको इमेज भी आती है, वो भी यहाँ पे बता प्रॉब्लम है। और जो डिसीज है इसका नाम डिफेक्ट है, क्या है? ओम्फेलोसील। इस तरीके से हो सकता है आपको एग्जाम में इमेज दे दी जाए और इसका नाम पूछा जाए, यदि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? तो है ओम्फेलोसील, जिसमें एब्डोमिनल कंटेंट कहाँ पर होंगे? एक्सटर्नल पेरिटोनियल सैक में। ये या तो बाहर जो एक्सटर्नल पेरिटोनियल सैक में होंगे, या तो बहुत ही पतली मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होंगे, या फिर नहीं भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? ओम्फेलोसील। मेनली एग्जाम में इमेज दे दी जाती है और इसका आंसर आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज द क्रैक्ड पॉट साउंड हियर्ड ऑन परकशन ऑफ स्कल इन हाइड्रोसेफेलस इज। तो हाइड्रोसेफेलस में एक साइन है क्रैक्ड पॉट साउंड। जब आप परकशन करेंगे स्कल का तो एक साउंड सुनाई देगा, जैसे मटके के जो घड़े होते हैं, मटके होते हैं, उनके टूटने की आवाज़ होती है, वैसे ही। तो यहाँ पर जो साउंड होगा उस साउंड को हम क्या कहेंगे? और ये हाइड्रोसेफेलस का मेन साइन है, सनसेटिंग साइन, कर्निंग साइन, मैक्विन साइन है, फिर ब्रुजिन्स्की साइन। तो यहाँ पर कर्निंग और ब्रुजिन्स्की साइन है किसके हैं? मेनिंजाइटिस के। हाइड्रोसेफेलस का जो साइन है, जब आप परकशन करेंगे स्कल का तो क्या सुनाई देगा? क्रैक्ड पॉट साउंड। जैसे आपने जो मटके होंगे आप उनको बजा के देखना, जो स्पेशली फूटे मटके होते हैं, घड़े होते हैं, क्रैक्ड होंगे, जिसमें कोई भी दरार होगी उनको तो साउंड आएगा। वैसे ही हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट में जब आप परकशन करेंगे स्कल का तो वहाँ पर आपको जो साउंड आएगा उसको क्या कहेंगे? मैक्विन साइन। क्या कहेंगे हम उसको? मैक्विन साइन। हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा? CSF क्या होगा?
ऑक्यूमुलेशन होगा, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, तो वहीं पे एक ही जगह इकट्ठा होगा। और इसके ट्रीटमेंट में जो आपको ट्रीटमेंट में यदि मेडिसिन पूछते हैं तो क्या दी जाती है, मैनिटॉल। और यदि यहाँ पर सर्जिकल पूछते हैं तब क्या किया जाता है, वेंट्रिकोपेरिटोनियल सेंट है जो वीपी सेंट है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम में आते हैं पॉइंट, इसलिए मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इन सीजोफेनिया द फॉलोइंग आर गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर एक्सेप्ट। तो दो तरीके के फैक्टर होते हैं जनरली, गुड प्रोग्नोस्टिक और दूसरे होते हैं बैड। तो यहाँ पर सभी गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर का मतलब है कि रिकवरी होने के चांसेस हैं, मतलब कि रिकवरी हो सकती है। तो यहाँ पर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में एक्यूट ऑनसेट, प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव सिम्टम्स, इंसीडियस ऑनसेट या फिर प्रेजेंस ऑफ मूड सिम्टम्स। तो सभी में चांसेस हैं कि पेशेंट रिकवर कर सकता है, लेकिन जो नहीं होंगे वो क्या होंगे, इंसीडियस ऑनसेट। क्या होगा, इंसीडियस ऑनसेट। नेक्स्ट वन इज in the following statement one is not true on recommendation for preventing and managing tardive dyskinesia। तो यहाँ पर टार्डिव डिस्काइनेसिया को प्रिवेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए कौन सा पॉइंट सही नहीं है। ऑप्शन में है प्रिस्क्राइबिंग कॉजेशनली विथ चिल्ड्रन, एल्डरली पेशेंट एंड पेशेंट विथ मूड स्टेबलाइजर। तो मूड स्टेबलाइजर मेडिसिन दी जाएंगी टार्डिव डिस्काइनेसिया के मैनेज करने के लिए। तो उसमें क्या किया जाएगा, जो बच्चों को, एल्डर पेशेंट को और जो मूड स्टेबलाइजर दिए जाते हैं उनको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से कॉशनफुली क्या करना है, प्रिस्क्राइब करना है। ऐसा नहीं कि आप हाई डोज प्रिस्क्राइब करें। सेकंड ऑप्शन है यूजिंग द इफेक्टिव ऑप्टिमम डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। थर्ड है एग्जामिनिंग पेशेंट रेगुलरली फॉर एविडेंस ऑफ टार्डिव डिस्काइनेसिया। या फिर लास्ट ऑप्शन है रिड्यूसिंग टार्डिव डिस्काइनेसिया बाय चेंजिंग टू क्लोजापाइन। तो जो टार्डिव डिस्काइनेसिया है जनरली जो लोग लॉन्ग टर्म तक साइकेट्रिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं उनको होता है। जो साइकोटिक मेडिसिन होती है लॉन्ग टर्म तक जो पेशेंट यूज़ करते हैं, तो उसी का एक क्या साइड इफेक्ट है टार्डिव डिस्काइनेसिया। तो जब ये ड्रग बच्चों में प्रिस्क्राइब की जाती है, बड़ों में प्रिस्क्राइब की जाती है, मूड स्टेबलाइजर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, कॉशनफुली करना चाहिए, जितने डोज की ज़रूरत है उतना ही। पेशेंट को रेगुलर है जो क्या साइन दिख रहे हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया के वो चेक करना है आपको। और क्लोजापाइन के डोज को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जिससे टार्डिव डिस्काइनेसिया को भी मैनेज किया जा सकता है। लेकिन इफेक्टिव ऑप्टिमम डोज है जो एंटीसाइकोटिक्स का नहीं देना है, क्योंकि इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम बस्ट हो सकती है। तो टार्डिव डिस्काइनेसिया को हम सभी से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो सही नहीं है वो क्या है, यूजिंग द इफेक्टिव ऑप्टिमम डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो लोग लॉन्ग टर्म तक, लंबे टाइम तक एंटीसाइकोटिक्स मेडिकेशन का यूज़ करते हैं उनको क्या है जो साइड इफेक्ट होगा, तो वो है टार्डिव डिस्काइनेसिया। नेक्स्ट है यहाँ पर एज ग्रुप ऑफ न्यूबॉर्न। तो अब यहाँ पर आपके मोस्टली क्वेश्चन है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रहेंगे। न्यूबॉर्न की एज ग्रुप क्या कंसीडर की जाती है, 0 to 60 डेज, 0 to 40 डेज, 0 to 7 डेज या फिर 0 to 28 डेज। तो न्यूबॉर्न एज ग्रुप होता है उसमें डेट कब एज कितना होगा, 0 to 28 डेज। 28 डेज से लेके 1 ईयर तक इन्फेंट पीरियड होगा, एंड देन 1 ईयर से 3 ईयर तक टोडलर पीरियड होगा। 3 to 6 ईयर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होंगे। 6 ईयर के बाद है जो आफ्टर 6 ईयर से क्या होंगे, स्कूल एज चिल्ड्रन होंगे। फिर जो 10 ईयर से लेके 19 ईयर्स तक आएंगे तो किस में आएंगे, एडोलेसेंट में, देन आफ्टर एडल्टहुड में। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 to 28 डेज। नेक्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन अ बॉर्न ड्यूरिंग रिससिटेशन इज। तो न्यूबॉर्न में चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन का रेशियो क्या होगा, 3/1, 5/1, 15/2 या फिर 10/1। तो यहाँ पर चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन कंप्रेशन का रेशियो होगा न्यूबॉर्न बेबी में कितना होगा, 3/1। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट वन इज फास्ट हार्ट रेट फॉर 1 to 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। तो बच्चों की जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फास्ट हार्ट रेट। 1 से 5 साल के बच्चे की फास्ट हार्ट रेट क्या होगी, मोर देन 120 पर मिनट, मोर देन 140 पर मिनट, मोर देन 100 पर मिनट या मोर देन 160 पर मिनट।
तो फास्ट हार्ट रेट होगी 1 से 5 साल के बच्चे की कितनी 120 पर मिनट। 120 पर मिनट से भी ज़्यादा क्या कंसीडर की जाएगी, फास्ट हार्ट रेट। नेक्स्ट वन इज विच ड्रग इज एडवाइज्ड टू बी गिवन टू चिल्ड्रन आफ्टर पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन। तो जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है उसमें देने के बाद बच्चे को कौन सी मेडिसिन एडवाइस की जाएगी, कैल्शियम सिरप, पैरासीटामोल, आयरन या फिर डाइजेपाम। तो जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है, पेंटावेलेंट वैक्सीन देने के बाद बच्चे को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है वो क्या है, पैरासीटामोल। और जो पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 कौन सी कंपोजिंग वैक्सीन है, तो वो है यहाँ पर डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो यहाँ पर जो पेंटावेलेंट वैक्सीन इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है, 6, 10 एंड 14 वीक्स की एज में दी जाती है। इसके देने के बाद है जो बच्चे में पैरासीटामोल क्यों एडवाइस की जाती है, क्योंकि थोड़ा है जो फीवर आता है, पेन रहता है वैक्सीनेशन साइट पर, तो पैरासीटामोल क्या करती है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों का काम करेगी, जिससे बच्चे को पेन और फीवर दोनों से रिलीफ मिलेगा। और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि वैक्सीन देने के 2 आवर और 1 आवर के बाद बच्चे में एवरी 6 आवर 24 घंटे तक हर 6 घंटे में आपको पैरासीटामोल देनी है, जिससे बच्चे को पेन और फीवर है जो क्या रहे, कम रहे। तो यहाँ पर पेंटावेलेंट वैक्सीन का कंपोनेंट क्यों कितनी डिसीज से प्रिवेंट करती है, 5 से। कौन कौन सी, DPT, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। साथ ही साथ इंट्रामस्कुलर दी जाती है 6, 10 और 14 वीक्स में। जो फर्स्ट डोज होता है वो दिया जाता है 6 वीक एज में, बच्चे की एज जब 6 वीक हो। सेकेंड 4 वीक का गैप देके और थर्ड भी 4 वीक का गैप देके, दैट मीन 6, 10 एंड 14 वीक्स। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द बिलो आर साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सीवियर डिहाइड्रेशन के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। स्किन पेन गोज बैक स्लोली, अनकॉन्शियसनेस, लिथार्जिक या फिर ड्रिंक पुअरली। सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होगा, अनकॉन्शियसनेस होगी, लिथार्जिक होगी, ड्रिंक पुअरली। ईगरली पीते हैं दैट मीन सीवियर नहीं है, माइनर डिहाइड्रेशन है, बट यहाँ पर पुअरली ड्रिंक करेंगे, लिथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, तो ये सभी साइन है। लेकिन जो नहीं है वो क्या होगा, स्किन गोज पिंक, यदि आपने स्किन पे पिंच किया तो ये स्लो है जो वैक होगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन के गिवन टू न्यूबॉर्न वेटिंग लेस देन 1500 ग्राम। तो यदि बच्चे का वेट कितना हो, 1500 ग्राम से कम हो, तो विटामिन के का कितना डोज दिया जाएगा। विटामिन के एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है ब्लीडिंग और हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए। तो जो विटामिन के का डोज है बच्चे में, यदि एज कितनी हो, वेट कितना हो, 1500 ग्राम से भी कम हो, तब कितना दिया जाएगा, 1 mg। कितना दिया जाएगा, 1 mg है जो विटामिन के दिया जाएगा इंट्रामस्कुलर रूट से। ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये एट द टाइम ऑफ बर्थ है जो दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी टाइम्स शुड इन्फेंट बी ब्रेस्ट फीड इन 20। क्वेश्चन में एक चीज़ और रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है कि यदि यहाँ पर न्यूबॉर्न का वेट मोर देन 1000 ग्राम कहते हैं, 1000 और 1 kg से ज़्यादा कहते हैं, तब 1 mg IN देंगे। लेकिन यदि यही वेट, बर्थ वेट कितना होता है न्यूबॉर्न बेबी का, लेस देन 1 kg मतलब 1000 ग्राम से कम होता है, तब विटामिन ए का डोज कितना देंगे हम, 0.5 mg इंट्रामस्कुलर रूट से ही। लेकिन ये दोनों चीज़ें याद रखनी, यदि मोर देन 1000 ग्राम पूछते हैं तो 1 mg और लेस देन 1000 ग्राम और 1 kg कहते हैं तो 0.5 mg। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टाइम्स शुड इन्फेंट बी ब्रेस्ट फीड इन 24 आवर। तो इन्फेंट के लिए 24 घंटे में कितने बार ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। ऑप्शन में एटलीस्ट 6 टाइम, एटलीस्ट 8 टाइम, एटलीस्ट 10 टाइम्स या फिर एटलीस्ट 12 टाइम्स। तो जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग, हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी और इन्फेंट को, एवरी 2 आवर में, कितने में, एवरी 2 आवर में करवाया जाता है। तो इससे यदि हम कंपेयर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो 24 घंटे में कितने बार पिलाएंगे ब्रेस्ट फीड, कितने बार करवाएंगे, 12 टाइम्स, एटलीस्ट 12 टाइम्स। और एक फीडिंग के बाद बच्चा एटलीस्ट यदि प्रॉपर तरीके से फीड करता है तो एक बार ब्रेस्ट फीड करने के बाद बच्चा बिना रोए एटलीस्ट 2 आवर तक है जो अच्छे से सोएगा, अच्छी स्लीपिंग मोड में जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेस्ट फीड कितने बार करवाना है, एटलीस्ट 12 टाइम्स। नेक्स्ट वन इज विच वैक्सीन इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आए थे, जो चारों पेपर हुए हैं अप्रैल मंथ में। तो कौन सी वैक्सीन है जो बर्थ के टाइम पर नहीं देते, तो BCG, OPV,
हेपेटाइटिस बी, ये तीनों दी जाती हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन, BCG और हेपेटाइटिस बी जो नहीं देते हैं वो क्या है, पेंटावेलेंट, क्योंकि पेंटावेलेंट कब दी जाती है, 6, 10 एंड 14 वीक्स की एज में, ना कि एट द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट वन इज पेंटावेलेंट वैक्सीन फर्स्ट डोज इज गिवन एट व्हाट एज। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन का पहला डोज है कब दिया जाता है, 10 वीक में, 12 वीक में, 9 वीक में या फिर 6 वीक में। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन का फर्स्ट डोज कब दिया जाता है, 6 वीक की एज में, या फिर ये कह सकते हैं 1.5 महीने की एज में, 1.5 मंथ की एज में, या फिर 6 वीक में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 36.5 to 37 डिग्री सेल्सियस, 36.5 to 37.5, 36 to 36.5 या फिर 35 to 36 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूबॉर्न बेबी का जो टेम्परेचर पूछा गया है वो कितना होना चाहिए, 36.5 से 37.5 तक, कितना 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस तक। रेससिटेशन रूम का टेम्परेचर पूछते हैं यदि एग्जाम में, तो आपको याद रखना है 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी के कारण, विटामिन सी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स, स्कर्वी, पेलाग्रा या फिर वेरी वेरी। तो यहाँ पर रिकेट्स किसके कारण होगा, विटामिन डी की कमी के कारण। बच्चों में यदि विटामिन डी की कमी होती है तो क्या होगा, रिकेट्स होगा। पेलाग्रा होगा नियासिन की कमी के कारण। फिर यहाँ पर वेरी जो स्कर्वी होगा विटामिन सी की कमी के कारण, और वेरी वेरी होगा थायामीन और विटामिन B1 की कमी के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, स्कर्वी। बेसिक से क्वेश्चन है, यहाँ पर ओनली रिपीट आपके लिए करवाए गए हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा। पेलाग्रा होगा नियासिन की कमी के कारण, पेलाग्रा के 4D सिम्टम्स एग्जाम में आते हैं आपको। स्कर्वी होगा विटामिन सी की कमी के कारण, वेरी वेरी B1 और थायामीन के कारण, रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट वन इज एट वॉट मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंट चाइल्ड इज लेवल्ड एज सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। तो यदि MUAC मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है तो जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में कब कंसीडर किया जाएगा, यदि MUAC कितना आता है तब। ऑप्शन में लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, लेस देन 12 सेंटीमीटर, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, या लेस देन 13 सेंटीमीटर। तो जो MUAC है इसको किससे हम मेजर करते हैं, साकिर टेप से। कई बार आपको बता चुके हैं ये MUAC मेजर करने के लिए साकिर टेप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था अभी रिसेंट में, जो हरियाणा के लिए पेपर हुआ। तो MUAC है जो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है, तो सीवियर एक्यूट माल नरिश्ड कब कम है जो कंसीडर करेंगे, कब लेवल करेंगे, जब बच्चे का MUAC लेस देन 11.5 सेंटीमीटर से भी कम आए। लेस देन 11.5 सेंटीमीटर से कम आता है तब क्या कंसीडर किया जाएगा, बच्चे को सीवियर एक्यूट माल नरिश्ड। नेक्स्ट वन इज KMC एडवाइज्ड इन बेबी विथ बर्थ वेट लेस देन। इस क्वेश्चन को लेके यहाँ पर इस तरीके से, अब इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, जो अभी रिसेंट में कन्फ्यूज़न हुए हैं एग्जाम में उसको क्लियर करती हूँ। तो KMC किस में एडवाइस किया जाएगा, जिन बच्चों का बर्थ वेट 2.5 kg से कम हो, जो बच्चे नॉर्मल बर्थ वेट के साथ डिलीवर नहीं हुए हैं, जो नॉर्मल बर्थ वेट कंसीडर किया जाता है 2.5 kg। यदि इस 2.5 kg से कम वेट के हैं आप तो क्या कंसीडर किया जाएगा, बच्चे को कंगारू मदर केयर फैमिली का कोई भी हेल्दी मेंबर दे सकता है जिसको कोई भी डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़, इन्फेक्शियस डिसीज़ ना हो। अब ये कब तक देना चाहिए, इस क्वेश्चन को लेके जो डाउट था वो यहाँ पर क्लियर करती हूँ मैं, क्योंकि लास्ट जो आंसर की आई थी उसमें कुछ और दिया, लेकिन स्टूडेंट्स के जो रिस्पॉन्स रहे कैंडिडेट के उसके अकॉर्डिंग, तो KMC देनी किसको चाहिए, जिसका बर्थ वेट 2.5 kg हो, लेकिन कब तक देना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे लोगों को लग रहा था 2.5 kg तक, या फिर 3 kg तक, या फिर मोर देन 3 kg तक। तो यहाँ पर जो KMC है कब तक दी जानी चाहिए, जब बच्चे का बर्थ वेट 3 kg तक कंप्लीट ना कर ले। कब तक, 3 kg तक बच्चा अपना वेट कंप्लीट ना कर ले तब तक हमें KMC को स्टॉप नहीं करना है। और एटलीस्ट एक सेशन है जो KMC का कितने टाइम का होना चाहिए, 1 आवर का। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर विच कंगारू मदर केयर शुड बी डन। तो जो कंगारू मदर केयर है कितने टाइम के लिए एक सेशन दिया जाता है, जस्ट मैंने आपको अभी बताया है, 1 सिटिंग में कितना, 1 आवर तक। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कंगारू मदर केयर। तो कंगारू मदर केयर का यहाँ पर क्या बेनिफिट है,
ऑप्शन में है वेट गेन, टेम्परेचर मेंटेनेंस, मदर चाइल्ड बॉन्डिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो केएमसी किन बच्चों को दी जाती है? जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना होता है जिनको हमें। तो यहाँ पर वेट गेन के लिए, टेम्परेचर मेंटेन के लिए, मदर चाइल्ड बॉन्डिंग, इन तीनों के लिए दी जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन इज What is used to maintain sniffing position of baby during neonatal resuscitation? तो बच्चे को यदि हमें न्यूनेटल रिससिटेशन देना है तो कौन सी पोजीशन देंगे? हेड रोल, शोल्डर रोल, बैक रोल या फिर नेक रोल? तो कौन सी पोजीशन देंगे जिससे बच्चे को प्रॉपर रिससिटेट किया जा सके? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? नेक रोल पोजीशन। तो यहाँ पर आप इसको मार्क करेंगे, नेक रोल पोजीशन को। न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए जो बेस्ट पोजीशन है वो क्या है? नेक रोल। नेक्स्ट वन इज विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट निमोनिया इन इन्फेंसी? तो इन्फेंसी पीरियड में निमोनिया को हम किस वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं? पेंटावैलेंट, रोटावायरस, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव? किस वैक्सीन से हम इसको प्रिवेंट है जो कर सकते हैं? पेंटावैलेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि पेंटावैलेंट में जो पर्ट्यूसिस डिप्थीरिया कंटेंट है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने से रोकेगा। करेक्ट? क्योंकि पर्ट्यूसिस में और डिप्थीरिया में क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम ही अफेक्ट होगा। तो इन्फेंसी पीरियड में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं तो जनरली जो न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है वो प्रिवेंट करती है, पीसीवी। लेकिन ये यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो पेंटावैलेंट वैक्सीन को आप मार्क कर सकते हैं क्योंकि इसका जो डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस कंटेंट है आपको निमोनिया से प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। रोटावायरस डायरिया को प्रिवेंट करेगा। और रोटावायरस कैसे दी जाती है? ओरली है जो वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट वन इज फॉर हाउ मैनी मिनट्स हैंड शुड बी वॉश्ड बिफोर एंटरिंग द आईसीयू? तो आईसीयू में एंटर होने के पहले है जो हैंड वॉश कितने टाइम तक करने चाहिए? 2 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट या फिर 5 मिनट तक? तो कितने टाइम तक हैंड वॉश करने चाहिए? 5 मिनट तक। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? डी को। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टर्म यूज टू डिफाइन केयर गिवन टू बेबी हु रिक्वायर्ड ओनली इनिशियल स्टेप ऑफ रिससिटेशन? तो कौन सा टर्म यूज करेंगे जिन बेबी को ओनली इनिशियल स्टेप्स की जरूरत है रिससिटेशन के लिए? ऑप्शन में रूटीन केयर, ऑब्जर्वेशन केयर, पोस्ट रिससिटेशन केयर है फिर नन ऑफ दी अबव? तो कौन सा टर्म है जो यहाँ पर यूज किया जाएगा जिन बच्चों को ओनली इनिशियल केयर की जरूरत है? ऑप्शन में है यहाँ पर, तो जो यहाँ पर आपका आंसर होगा ओनली यहाँ पर क्या है? इनिशियल स्टेप की जरूरत है रिससिटेशन की, तो वो क्या? ऑब्जर्वेशनरी केयर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ फीडिंग ट्यूब यूज टू फीड न्यूबॉर्न? तो न्यूबॉर्न बेबी में फीडिंग ट्यूब किस नंबर की यूज की जाती है? 6, 8, 9 या फिर 10? तो यहाँ पर कितने नंबर की फीडिंग ट्यूब यूज की जाएगी? 6 नंबर की। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? 6। नेक्स्ट वन इज इन हाउ मैनी डेज अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल्स इन नॉर्मल फुल टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न? तो यदि बेबी आफ्टर 37 वीक के बाद डिलीवर हुआ है, हेल्दी है बच्चा पूरे तरीके से, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड की स्टीम है कितने दिनों के बाद फॉल डाउन हो जाएगी? 2 to 3 डेज, 3 to 5 डेज, मोर देन 7 डेज या फिर मोर देन 14 डेज? तो यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड से आपके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट, कितनी आर्टरी और वेन्स होंगी? टोटल 3, 2 आर्टरीज 1 वैन। आर्टरीज क्या करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे और वैन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। अब यहाँ पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल कितने दिन में होगी जनरली? यदि हेल्दी और फुल टर्म न्यूनेट है तो 3 to 5 डेज में। अब एक क्वेश्चन आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड के यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? यदि फॉल डाउन नहीं होती है, कुछ भी रीज़न है, तो आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना है। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल है जो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एंटीसेप्टिक कुछ भी आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड की स्टीम में आप क्या लगा सकते हैं? तो नथिंग। यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड अपने जो अम्बिलिकल कॉर्ड है कितने दिन में फॉल डाउन होगी? 3 to 5 डेज में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन ए फॉर 6 मंथ ओल्ड बेबी? जो 6 मंथ ओल्ड बेबी में विटामिन ए का कितना डोज दिया जाएगा? 50,000 आयु, 1 लाख, 2 लाख या फिर 4 लाख? तो 6 मंथ के बेबी में पूछते हैं यदि तो कितना देना है? 50,000। मोर देन 1 ईयर में पूछते हैं तब एक है जो आपका डोज है जो डिफरेंट होगा, लेकिन यदि ओनली 6 मंथ में पूछते हैं तो कितना? 50,000। नेक्स्ट वन इज डेंगू इज स्प्रेड बाय विच मॉस्क्यूटो? तो डेंगू किस मॉस्क्यूटो के थ्रू होगा? ऑप्शन में है एडीज एगिप्टी, क्यूलेक्स, एनाफ्रीज या फिर नन ऑफ दी अबव?
तो जो डेंगू होता है किसके थ्रू होगा, एडिस एगिप्टी के कारण डेंगू के मच्छर हमेशा दिन में वाइट करते हैं और जो फ्रेश वाटर होता है उसमें रहते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर डेंगू के मच्छर कहाँ होते हैं, जो क्लीन वाटर होगा वहाँ पर मच्छर कब काटते हैं, इसके दिन में। कौन सा मॉस्क्यूटो रिस्पॉन्सिबल है, एडिस एगिप्टी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द VLBW न्यूबॉर्न, वेरी लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न। तो वेरी लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न कौन से होंगे, ऑप्शन में वेट लेस देन 2 kg, वेट लेस देन 1.5 kg, वेट लेस देन 1 kg या फिर वेट लेस देन 2.5 kg। तो है यहाँ पर क्वेश्चन की वेरी लो बर्थ वेट बेबी। वेरी VLBW का मतलब है कि लेस देन 1.5 kg। वेट यदि लेस देन 2.5 kg है तो लो बर्थ वेट बेबी। फिर यहाँ पर VLBW आता है तो कितना है, लेस देन 1.5 kg। नेक्स्ट वन इज साके टेप इज यूज टू मेजर। तो साके टेप किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, लेंथ, हेड सरकमफेरेंस, MUAC या फिर चेस्ट सरकमफेरेंस। तो साकिर टेप यूज किया जाता है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस को चेक करने के लिए, जिससे बच्चे की जो हेल्थ है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, वो हम प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, C। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम क्या है, ऑप्शन में मिल्क सीक्रेटेड इन फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी, मिल्क सीक्रेटेड एट एंड ऑफ 6 मंथ, डर्टी मिल्क या फिर ननदी। अब तो ये सबको पता है कि जो फर्स्ट मिल्क होता है सीक्रेटेड मिल्क येलो कलर का, वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है और इनिशियल टाइम में डिलीवरी के बाद क्या होगा, सीक्रेट होता है। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रम क्या है, मिल्क सीक्रेटेड इन फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट वन इज डोज ऑफ जिंक एंड डायरिया फॉर 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो यदि बच्चे को दस्त लगते हैं, डायरिया है, तो यहाँ पर जिंक का कितना डोज दिया जाएगा 1 साल के बच्चे में, 5 mg, 10 mg, 15 mg या फिर 20 mg। तो 1 साल के बच्चे की बात हो रही है तो जिंक का कितना डोज दिया जाएगा, 10 mg। कितने दिन तक दिया जाता है, 14 दिन तक। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ड्रग गिवन फॉर डिवॉर्मिंग। तो बच्चों में जो डिवॉर्मिंग के लिए मेडिसिन दी जाएगी, वॉर्म को मारने के लिए मेडिसिन दी जाएगी, वो कौन सी है, ऑप्शन में एल्बेंडाजोल 400 mg वंस, एल्बेंडाजोल 100 mg वंस, जिंक 20 mg वंस या फिर एम्प्लिसिलिन 100 mg वंस। तो अब यहाँ पर जो डिवॉर्मिंग ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो क्या है, एल्बेंडाजोल है, लेकिन ये ओनली बच्चों को 1 साल की एज के बाद ही दी जाती है, लेस देन 1 ईयर एज में नहीं दी जाती है। जब बच्चे की एज 1 साल से ज़्यादा हो जाए तब एल्बेंडाजोल दी जाएगी, वो कितनी, 400 mg वंस। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ परसिस्टेंट डायरिया। तो परसिस्टेंट डायरिया का मतलब क्या है, तो इजी क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं। तो परसिस्टेंट डायरिया का मतलब होता है जब डायरिया मोर देन 14 डेज तक का हो जाए तब हम उसको क्या कहते हैं, परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट वन इज पेशेंट विथ यंगर एज ऑफ ऑनसेट, मोर सीवियर साइकोमोटर स्लोइंग एंड मोर फ्रिक्वेंट को एग्जिस्टिंग डायग्नोसिस ऑफ पैनिक डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज और डिपेंडेंस एंड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, हाई इंसिडेंस इन सीवियरिटी ऑफ एंजाइटी सिम्टम इन पेशेंट इज कॉल्ड। तो पूरे सिम्टम बता दिए हैं एक डिसीज के कि यंग एज में हुआ है प्रॉब्लम, सीवियर साइकोमोटर सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं, डायग्नोस्टिक भी पैनिक डिसऑर्डर टाइप से हो रहा है, सब्सटेंस एब्यूज भी है पेशेंट, डिपेंडेंट है दूसरों पर और सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है। तो इसका यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर टर्म बताना, हाई इंसिडेंस रेट है कि सबसे ज़्यादा होते हैं इसके केसेस, एंजाइटी भी रहेगी साथ में। तो क्या है, डिस्थाइमिया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पैरानॉइड सीजोफेनिया, फिर सिंपल सीजोफेनिया। तो यहाँ पर एज ऑफ ऑनसेट यंगर एज में होगा, तो ये क्या है, डिस्थैमिया। क्या है, डिस्थैमिया। नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ और एंजाइटी रिगार्डिंग प्लेसेस फ्रॉम विच एस्केप माइट बी डिफिकल्ट इन एन ओपन स्पेस, इन एन इनक्लोज्ड स्पेस एंड इन अ क्राउड और स्टैंडिंग इन लाइन एंड फियर ऑफ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड। तो ऐसा डर और ऐसी एंजाइटी जिसमें आपको भीड़ भाड़ भरे इलाके में या फिर कहीं लाइन में लगना हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, किसी को बस में बैठने में बहुत डर लगता है, अकेले जाने में, तो ये कौन सा फियर है, एग्रोफोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया है, पैनिक अटैक है या फिर एक्रोफोबिया है। तो यहाँ पर क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज्ड स्पेस में डर लगना, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा है कि ओपन स्पेस में और ऐसी जगह जहाँ से आप जल्दी बाहर नहीं निकल सकते हैं
मान लीजिए आप किसी लाइन में लगे हुए हैं कुछ अपने काम के लिए, बैंक के काम के लिए, किसी लोगों को एक तरीके की एंजाइटी होती है, डर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अगोराफोबिया। क्या कहते हैं उसको? अग्रोफोबिया। नेक्स्ट वन इज पेशेंट विथ फोबिया अंडरगोइंग बिहेवियर थेरेपी, द की एस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यदि कोई पेशेंट फोबिया का है तो उसकी बिहेवियरल थेरेपी के सभी पॉइंट्स सही हैं सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है अवेलेबल अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज फॉर कोपिंग विद द फीलिंग्स, क्लियरली आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स, द पेशेंट्स इनसाइट लेवल या फिर टाइप ऑफ फोबिया। तो यदि आपका फोबिया का ट्रीटमेंट चल रहा है, बिहेवियर थेरेपी दी जा रही है, तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट क्या होगा? पेशेंट का इंसाइट लेवल चेक किया जाएगा, किस ऑब्जेक्ट से प्रॉब्लम है वो चेक की जाएगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्या कोप करने की क्षमता है, कितना आप उस फीलिंग्स को कोप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो ये सब है। लेकिन टाइप ऑफ फोबिया यहाँ पर आपका पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन कम्युनिकेटिंग विथ अल्जाइमर डिसीज पेशेंट द नर्स शुड कम्युनिकेट इन द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। तो आप किसी अल्जाइमर डिसीज के पेशेंट को क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, उससे बात करते हैं, तो आप सब तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में रिपीट द मैसेज, रिपीट द गेस्चर, स्पीक द लाउडर, या फिर सिंप्लीफाई वर्बल मैसेज इन 2 और 3 वर्ड्स। यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, तो अल्जाइमर्स के पेशेंट में आप क्या करेंगे? मैसेज जो आपने पेशेंट को दिया रिपीट करेंगे, आप अपने बॉडी मूवमेंट लैंग्वेज से उसका क्या करेंगे? रिपीट करने की कोशिश करेंगे, और छोटा मैसेज 2 या 3 लाइन में 2-3 वर्ड में आप उसको बता देंगे जिससे उसको इजीली समझ में आए। और जो नहीं करना आपको वो क्या है? स्पीक लाउडर, उसके कान पे जाके चिल्लाने का काम आपको नहीं करना है। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द एन-मेथाइल डी एस्पर्टेट एंटागोनिस्ट यूज्ड फॉर अल्जाइमर डिसीज। तो यहाँ पर क्या है? कंपोनेंट दिया है एन-मेथाइल डी एस्पर्टेट एंटागोनिस्ट, अल्जाइमर डिसीज में यूज़ की जाती है, तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर डोनेपेजिल, मेमेंटाइन, टैक्रीन या फिर रिवेस्टिगमाइन। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन है जो कि एन-मेथाइल डी एस्पर्टेट एंटागोनिस्ट है, अल्जाइमर्स के लिए यूज़ की जाती है? तो ये क्या है? यहाँ पर अल्जाइमर डिसीज़ को ट्रीट करने वाली मेडिसिन है, और इसका नाम क्या है? ये मेमेंटाइन। क्या है? मेमेंटाइन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मेमेंटाइन। और ये मेनली ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए मानी गई है? मेमेंटाइन है, जो अल्जाइमर्स के लिए, जो मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर्स के पेशेंट होंगे उनको ट्रीट किया जाएगा किससे? मेमेंटाइन से। नेक्स्ट वन इज अ प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ सीजोफेनिया इज अ डिसफंक्शनल अटेम्प्ट टू रिड्यूस एंजाइटी। It provides the basis for many of the behaviors associated with schizophrenia. Identify the defense mechanism. तो यहाँ पर आपको डिफेंस मैकेनिज्म बताना है सीजोफेनिया के पेशेंट में जो मेनली वो यूज़ करते हैं। ऑप्शन में सप्रेशन, सब्लिमेशन, रिप्रेशन या फिर रीग्रेशन। तो यहाँ पर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन सी होगी जो कि सीजोफेनिया के पेशेंट क्या करते हैं? मेनली यूज़ करेंगे, तो वो है यहाँ पर रिग्रेशन। क्या है यहाँ पर? रिग्रेशन, जिसमें आप अपना जो भी कोप करने की क्षमता है, आपकी एबिलिटी है, वो क्या होगी? इनअप्रोप्रिएट मैनर्स के थ्रू या फिर किसी अलग तरीके से आप उसको कोप करेंगे, तो क्या होगी यहाँ पर? रिग्रेशन। नेक्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल थ्योरी दैट बिलीव्स द डिप्रेशन इज द कॉज ऑफ। तो बायोलॉजिकल थ्योरी है एक जिसमें डिप्रेशन का है जो किसके कारण होगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में है डिक्रीज कॉर्टिसोल लेवल, इंक्रीज थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन और TSH हार्मोन, डिक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और नॉर्मल पैराथार्मोन लेवल। तो बायोलॉजिकल थ्योरी है डिप्रेशन की जिसमें कहा गया है कि डिप्रेशन किसके कारण होगा? डिप्रेशन यहाँ पर बायोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग होगा TSH लेवल बढ़ने के कारण। किसके कारण होगा? TSH लेवल बढ़ने के कारण। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो प्लेसेंटल साइन के मेनली 3 साइन होते हैं, तो यहाँ पर उनमें से कौन सा है जिसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑप्शन में डिस्कॉइड शेप ऑफ यूट्रस, शॉर्टनिंग ऑफ द कॉर्ड, सडन गस ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना, फिर बॉगी यूट्रस। तो यूट्रस कैसी होगी? ग्लोबुलर शेप में होगी जब प्लेसेंटा सेपरेट होना होता है, कॉर्ड लेंथिंग देखने को मिलेगी।
सडन गश ऑफ वेजाइनल ब्लड होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी, सडन गश ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट द मदर इज इन ट्रू लेबर। तो कौन सा असेसमेंट है जो इससे पता चलेगा कि मदर को ट्रू लेबर पेन आ रहे हैं? ऑप्शन में लीकिंग पर वेजाइना, ऑन एग्जामिनेशन रप्चर्ड मेम्ब्रेन, फीटल हेड इज इंगेज, सर्विक्स इज 4 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है ट्रू लेबर पेन का। आपको एटलीस्ट 100 टाइम्स तक ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन समझा चुके हैं। ट्रू लेबर पेन में क्या होता है? सर्विक्स डायलिटेशन होगा आपका। क्या होगा? सर्विक्स डायलिटेशन होगा, ब्लड सो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रू लेबर पेन में सर्विक्स क्या होगी? फुली 4 सेंटीमीटर डायलेट होगी। एंड यदि और सर्विक्स डायलिटेशन नहीं आता है तो जो लेबर पेन आएंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, चाहे आप लेटें बैठें कुछ भी करें, बट वो स्टॉप नहीं होंगे। तो ट्रू लेबर पेन के साइन हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेजर इवेंट ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा? सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, एफास्टमेंट ऑफ सर्विक्स, डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स या फिर एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। तो प्लेसेंटा का सेपरेशन और एक्सपल्सन तो होता है थर्ड स्टेज में। डायलिटेशन एंड एफास्टमेंट होगा सर्विक्स का कब? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। थर्ड में प्लेसेंटा सेपरेट होता है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का जो मेन मेजर इवेंट है वो क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। फीटल है जो एक्सपेल्ड आउट होगा, तो वो क्या है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। और फोर्थ स्टेज होगी वो क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अपगार स्कोरिंग। तो वर्जीनिया अपगार के थ्रू जो अपगार स्कोरिंग है उसमें 5 कंपोनेंट हैं जो नहीं है, वो आपको बताना है। अपीयरेंस मतलब कलर बॉडी का, पल्स मीन्स हार्ट रेट, ग्राइमेसी और रिफ्लेक्स रेटेबिलिटी, एनोमलीज और कंजेनाइटल। तो जो इंक्लूडेड नहीं है सबको पता है वो क्या है? एनोमलीज और कंजेनाइटल। नेक्स्ट वन इज when a newborn baby's head is turned to one side while the baby is in supine position, the limbs on the side of the head are extended while those on the opposite side flex. This reflex is called। तो बेबी है जो न्यूबॉर्न बेबी, उसको हमने सुपाइन पोजीशन में यदि लिटाया तो वो अपना हेड क्या करेगा? अपोजिट साइड जो फ्लेक्स करेगा। तो कौन सा रिफ्लेक्शन है? ट्रैक्शन, क्रॉस्ड मैग्नेट या फिर असिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। तो ये जो यहाँ पर रिफ्लेक्स शो हो रहा है क्या? असिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन इज परपीरियल वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग आर एडवाइज टू अवॉइड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज। तो जो लेडी क्या कर रही है? परपीरियल वुमेन है, दैट मीन्स आफ्टर डिलीवरी के बाद जो 6 वीक तक का पीरियड होता है वो क्या होता है? परपीरियम कहलाएगा। तो यहाँ पर जो परपीरियल वुमेन है ब्रेस्ट फीड करती है, तो उसको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के लिए क्यों एडवाइस किया जाएगा कि आप इसको मत लीजिए? ओसीपी है जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, क्यों मना की जाएंगी अवॉइड करने को? ऑप्शन में दे हैम्पर इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, दे आर सीक्रेटेड इन मिल्क एंड द हार्मफुल फॉर द बेबी, द कॉज रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, या फिर दे कॉज गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स टू बेबी। फर्स्ट थिंग एडवाइस की जाएंगी क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को क्या कर सकती हैं? कम कर सकती हैं, क्योंकि जो इनमें हॉर्मोन्स होंगे वो क्या करेंगे? कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है उसको रिड्यूस कर सकती हैं। और जो लैक्टेटिक मदर होती हैं उनके लिए मिनी पिल्स एडवाइस की जाती है, ना कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट वन इज ब्रूस फील्ड स्पॉट्स इन द आइरिस ऑफ द बेबी इज इंडिकेटिव ऑफ। तो ब्रिस फील्ड स्पॉट्स हैं आइरिस में देखने को मिलेंगे बेबी के, तो किसके साइन है? डाउन सिंड्रोम, क्लीनीफेल्टर, टर्नर्स या फिर एडवर्ड सिंड्रोम के। तो किस जो कौन सी डिसीज है जिसमें क्या देखने को मिलेंगे? ब्रिस फील्ड स्पॉट्स। तो ये किस में देखने को मिलेंगे? जो ब्राउन कलर के वाइट और ब्राउन ग्रेस टाइप के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, तो ये देखने को मिलेंगे किस में? डाउन सिंड्रोम के पेशेंट में। किस में? डाउन सिंड्रोम में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में मोर देन वन से ज़्यादा प्रेगनेंसी होती है, तो कौन से कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे? एवियो इनकम्पैटिबिलिटी, प्रीटर्म लेबर, माल प्रेजेंटेशन, डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ, या फिर तो यहाँ पर जो मल्टीपल प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं वो होता है प्रीटर्म लेबर, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन होता है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो सकता है,
डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ हो सकती है, लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा, एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हैंसन्स डिसीज इन प्रेगनेंसी। तो हैंसन्स डिसीज का कॉज क्या है प्रेगनेंसी में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, क्लेमाइडिया ट्रोकोमिटस या फिर माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। तो हैंसन्स डिसीज का दूसरा नाम क्या है, लेप्रोसी, और लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। तो प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल वे में हो, हैंसन्स डिसीज किसके कारण होगी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के कारण। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर अ बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूम एंड फोकस ऑन अथॉरिटीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड मैटर कनेक्टेड हेयरविथ। इजी क्वेश्चन है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था पार्लियामेंट में। ऑप्शन है 1981, 1985, 1986 या फिर 1989। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्लास को पूरा ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम में क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। एमपी का सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और जो अपकमिंग आपके एग्जाम्स के सिलेबस मेरे पास कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगी। सेकंड थिंग, जो भी लोग पेपर्स परचेस करना चाहते हैं मेरे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मेडिकल एंड नर्सेस हब के नाम से आपको ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर में, तो वो भी आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।